हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोनी। आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर नेट जेआरएफ, सेट एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत बार हम कर चुके हैं। एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक क्विक रैपिड फायर के तरह अपन लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चंस आपसे करेक्ट होते हैं और कितनी नॉलेज आपको मिलती है इन करेक्ट आंसर्स से। So before getting into it, I would like you to subscribe my YouTube channel Ed India and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our Telegram channel that is Ed India for NetJRF और इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज क्विजेस की लिंक और YouTube वीडियोस की लिंक्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगी जैसे ही हम अपलोड करते हैं। और साथ ही साथ मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बेसिकली एक प्लेलिस्ट की लिंक है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, उसके ऊपर अप्रॉक्स 18 वीडियोज़ हैं और पूरा आपका इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगा विद एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज वेल। एंड एक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर अभी तक 2 वीडियोस बनाई हैं। एक मैंने बनाई है कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर और एक मैंने बनाई है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग का बेसिक डिफरेंस बताया हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा है। कभी भी कैसे भी क्वेश्चन आता है एनआरटी और सीआरटी के ऊपर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। नीचे एक प्लेलिस्ट होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचिंग एप्टीट्यूड की और आपको दोनों वीडियोस उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस, जिसमें हम आपको रिसर्च एंड पीएचडी से रिलेटेड पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। कैसे रिसर्च पेपर लिखते हैं, कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, कहाँ कहाँ रिसर्च की वर्कशॉप्स कंडक्ट हो रही हैं, कहाँ कहाँ पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस निकले हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डेली बेसिस पे आती है मेरी वो वीडियोस। उसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आ जाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपन हाजिर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग अ टीचर। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस में लेके आए जिसमें अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप जो सोच रहे होंगे मे बी शायद वो आंसर नहीं भी हो, इसलिए ध्यान से अच्छे से पढ़ करके आप आंसर दीजिएगा। और अगर आपका आंसर आ रहा है तो जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, यू आर डूइंग ग्रेट। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि एक सक्सेस का काम करता है at the time of when a teacher is going to start up his or her career? Scholarship, communicative ability, personality and its ability to relate to the class and to the pupils, and organizational ability. चैट में आंसर आपको देना है और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो आपको मुझे बताना कि आपका कितना स्कोर बना। सी इज द करेक्ट आंसर। पर्सनैलिटी एक होनी चाहिए इंसान की, है ना, कि वो बात करने के तरीके से उसमें सब कुछ आ जाएगा। पर्सनालिटी से काफ़ी इंसान जो है चीज़ें जान जाता है एक इंसान के बारे में कि वो एक किस लेवल का टीचर है, किस तरह का टीचर है, राइट। और किस तरीके से वो क्लास से रिलेट कर पा रहा है, बच्चों से रिलेट कर पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने ऐसे देखा है। ये सब चीज़ें ना इंपॉर्टेंट भी आप लोग के लिए, बिकॉज हम लोग नेट या सेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं। एक टीचर ऐसा होता है जो अपने ही धुन में पढ़ा रहा है, बच्चे अपनी धुन में मोबाइल चला रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो यू आर नॉट रिलेटिंग योर सेल्फ। चाहे आपके पास कितना भी नेट सेट पीएचडी एंड ऑल इन्फॉर्मेशन है, बट इफ यू आर नॉट रिलेटिंग योर सेल्फ विद द class or with the pupils, then in that case it is very difficult to convey your knowledge to them. So you should make sure, हमें ये चीज़ों से सीखना भी है कि हमारी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि देख के लगे कि हाँ दिस पर्सन इज नेट क्वालिफाइड और सेट क्वालिफाइड, और साथ ही साथ बच्चों को समझ में आए जो आप समझाना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेटिव एबिलिटी भी होनी चाहिए, बट वी हैव टू चूज द बेस्ट वन। सेकेंड क्वेश्चन, द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ विच द स्कूल पर्सनल हैव बीन एंट्रस्टेड इज दैट। थोड़े से ऐसे टेढ़े क्वेश्चन आते ही हैं एनटीए में, इसलिए मैं लेके आया हूं। इट हार्मोनाइजेस द नीड्स ऑफ द चाइल्ड एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ। इट मेक्स अ चाइल्ड एबल टू गेट अ जॉब। इट प्रिपेयर्स द स्कूल प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, या ऑल ऑफ द अबव। जो स्कूल पर्सनल होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं स्कूल के, उनकी
मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इवन कॉलेजेस की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट हियर दे आर फोकसिंग ऑन स्कूल। किस चीज़ पे वो विश्वास रखते हैं, किस चीज़ को उनको करना चाहिए? ऑप्शन ए, इट हार्मोनाइजेज द नीड्स ऑफ द चाइल्ड एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ। किस तरीके से वो बच्चों की नीड्स को हार्मोनाइज करते हैं, किस तरीके से वो बच्चों की नीड्स को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है बच्चों को बतानी चाहिए और ये चीज़ बच्चों की ज़रूरत है। एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ बोथ। हमें बच्चों को इस तरीके से बनाना है, उनको नॉलेजेबल तो बनाना ही बनाना है, पर अल्टीमेटली क्या होगा, कई बार आप बच्चों से पूछते हो, अगर आप इफ़ यू आर टीचिंग इन अ यूनिवर्सिटी और ए कॉलेज, आप कभी बच्चों से पूछिएगा कि आप एज ए स्टूडेंट, हम सब देखते हैं कि विराट कोहली एंड धोनी ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। हाउ यू आर गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट इन टू आर कंट्री? यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ इट। आप उनकी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, कैसे आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो? तो आप बीइंग अ टीचर यू आर इम्पार्टिंग नॉलेज टू दी चिल्ड्रन, और बच्चे फिर उस नॉलेज को यूज़ करके क्या करेंगे, अपने देश का उत्थान करेंगे, अपने देश का डेवलपमेंट करेंगे। इज इट क्लियर? इस तरीके से आपको पढ़ाना भी है और इस तरीके से बच्चों को समझाना भी है आपको कि आप इस तरीके से पढ़ाई भी करो, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्लासरूम मैनेजमेंट इज समथिंग विच शुड बी फोकस्ड ऑन। बाकी जो है सही नहीं है। इट मेक्स द चाइल्ड एबल टू गेट अ जॉब। जॉब सब कुछ नहीं है, जॉब तो एक तरीके से आप कह सकते हो इट इज़ बिलो दिस ए पॉइंट। ए ज़्यादा जो है करेक्ट है। इट प्रिपेयर्स द स्कूल प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये भी ज़रूरी है, बट ए इज समथिंग विच इनकॉर्पोरेट द बेनिफिट ऑफ बोथ चाइल्ड एंड द सोसाइटी। वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। ये क्वेश्चन अक्सर आता है और गलत भी करते हैं। वर्बल गाइडेंस कहाँ पे यूज़ नहीं होती? जब आप क्या टीच कर रहे होते हैं? एटीट्यूड, कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स, रिलेशनशिप या स्किल्स? या मुझे पता है अक्सर क्या आंसर आएंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या आंसर देंगे, ज़्यादातर बच्चे एटीट्यूड आंसर दे रहे होंगे मे बी, बट आंसर इज स्किल्स, है ना? आप लोगों ने वर्कशॉप्स के बारे में सुना है टीचिंग एप्टीट्यूड में? वर्कशॉप्स, इसमें क्या होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। आप स्किल सीखते हो ना, तो जब तक अगर मैं आपको बोलूँ कि ये मशीन एक ऐसी है, इस मशीन में आप ये चीज़ डालो, ये चीज़ डालो, वो ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर मैं मशीन के सामने आपको ले जा करके आपको अगर उसकी प्रोसेसिंग बता रहा हूँ कि यहाँ से इनपुट डालो फिर यहाँ से आउटपुट निकलता है, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। बट नेचुरल है जब हम अपने बच्चों को मशीन तक लेके जा रहे हो, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराने कि आप करके देखो, वो ज़्यादा रिलायबल और लॉन्ग टर्म रिटेनिंग होगा बच्चों के लिए। इज इट क्लियर? वर्बल गाइडेंस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए होती है। हम कई बार किसी का एटीट्यूड चेंज करने के लिए काउंसलिंग करते हैं, वर्बल गाइडेंस की जरूरत होती है। कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने के लिए भी जरूरत होती है, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए भी हम वर्बल गाइडेंस की जरूरत करते हैं। बट स्किल के लिए यू शुड हैव अ प्रैक्टिकल। वर्बल इज नॉट एट ऑल इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन इन केस ऑफ स्किल्स। यू शुड हैव द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जिससे बच्चे उस चीज़ को करके सीखें, ना कि सिर्फ उसको अगर टीचर बोल रही है तो बच्चों को समझ में आ रहा है, उतनी अच्छे तरीके से बच्चे उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो स्किल्स के केस में वर्बल गाइडेंस उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज इनकल्केशन ऑफ नॉलेज, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, पर्सनल एडजस्टमेंट या एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। लर्निंग से क्या होता है? हम लर्न कर रहे हैं, आप मेरी यूट्यूब वीडियोस को देख करके लर्न कर रहे हो, कुछ ना कुछ नया चीज़ आपको सीखने को मिल रहा है। क्या इससे फ़ायदा हो रहा है आपको? मेजर फ़ायदा क्या हो रहा है? बिहेवियर चेंज हो रहा है आपका, है ना? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मैं कई सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक टीचर सिर्फ अपने में मस्त ना रहे कि अब मैंने पढ़ा दिया, बस मेरे को सैलरी मिल रही है, चलो मैं किनारे हो जाता हूँ। उसको बच्चों से रिलेट भी करना है, जिससे बच्चों को उसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उनका बिहेवियर चेंज होगा ना, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आपका होगा। आपको मैंने कुछ अच्छी चीज़ें बताई, आप अपने मन में रखोगे और आपका जो व्यू पॉइंट है, आपका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो सकता है आफ्टर गेटिंग दैट गुड नॉलेज। इज इट क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंस होता है लर्निंग का, ना कि इनकल्केशन ऑफ नॉलेज। ज़्यादातर बच्चे ए आंसर देंगे, बट द करेक्ट आंसर इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। उनको मॉडिफाई करना है, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, जिससे वो अच्छा काम कर सकें। टीचर्स प्रोफेशनलिज्म मीन्स the extent to which a teacher subscribes to a professional code. A teacher has to teach for the sake of getting salaries. A teacher must have completed professional teachers training course before his appointment, या all of the above. टीचर का प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? हम सब भी आगे जाकर के टीचर्स
बनने वाले हैं या टीचर्स हैं, तो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस प्रोफेशनलिज्म? द एक्सटेंट टू विच टीचर सब्सक्राइब टू अ प्रोफेशनल कोड। एक प्रोफेशनल आप चाहो तो आप आप टी शर्ट्स और लोअर पहन के भी पढ़ा सकते हो, है ना, आपको तो पढ़ाना ही है ना, आप किसी भी ड्रेसिंग सेंस में पढ़ा सकते हो, बट इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल थिंग। प्रोफेशनल के लिए बच्चे ये सोचते हैं कि इफ़ अ टीचर इज़ नॉट मैनेज्ड, इफ़ अ टीचर इज़ नॉट वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड, वेल मैनेज्ड, तो वो बच्चों को क्या समझा पाएगा? ठीक है, तो एक प्रोफेशनल कोड होता है जो हम यूज़ करते हैं जब हम एक प्रोफेशन में होते हैं। तो एक्सटेंड टू विच अ टीचर सब्सक्राइब टू अ प्रोफेशनल कोड, एक प्रोफेशनल कोड उसको मेंटेन करना है, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, पंचुअलिटी, दीज ऑल थिंग्स he or she should incorporate, and these things accumulates in itself and become the professional code. Is it clear? तो इस तरीके से आपको करना है। सैलरी के लिए सिर्फ ये सही वर्ड नहीं है, बी जो ऑप्शन है, सी है द टीचर मस्ट हैव कंप्लीट अ प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग कोर्स बिफोर इट्स इट इज़ नॉट मैंडेटरी, है ना, कि हर एक टीचर को प्रोफेशनल टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, बट फर्स्ट दैट इज़ ए पॉइंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज वो प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर नहीं होगा तो फिर आप जो है अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म नहीं झलकेगा। इफ़ रिमार्क्स आर पास्ड बाय स्टूडेंट्स ऑन यू एज अ टीचर यू विल, कुछ कमेंट किए हैं बच्चों ने आपको, तो आप क्या करोगे? पनिश करोगे, उसको निकाल दोगे कॉलेज से, उनसे बदला लोगे, या इम्पार्शियल होकर के इवैल्यूएशन करोगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, एक गूगली है, ये इजी सा क्वेश्चन है। इम्पार्शियल होकर हम इवैल्यूएट करेंगे कि क्या हुआ है, क्या गलती है, क्यों उसने ऐसे रिमार्क किए हैं, वो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर एक्सेप्ट, कौन सा इसमें से एक इफेक्टिव टीचर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? स्टैंडर्ड पे फोकस करना, एम्फसाइजिंग ग्रुप डिस्कशन फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव, ग्रुप डिस्कशन पे फोकस करना जिससे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्लैरिफाई हो सकें, एम्फसाइज अपॉन द क्विक कंट्रोल ऑफ द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को कंट्रोल करना, या डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, हर एक बच्चों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट करना, कि किसी को आप ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हो, किसी को आप कम प्राथमिकता दे रहे हो, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन, आपको यू शुड बी यूनिफॉर्म, यू शुड बी फेयर, राइट। अगर आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो तो आपका हमेशा ये व्यू पॉइंट होना चाहिए कि आपको बिल्कुल फेयर रहना है, देयर शुड नॉट बी एनी बायसनेस। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, कुछ लोगों को वो जो रिच हैं उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, और जो बच्चे पुअर हैं उसको हम निगलेक्ट करें, दिस एटीट्यूड इज़ नॉट गुड। सो स्टैंडर्ड पे हमें फोकस करना पड़ेगा, और ग्रुप डिस्कशन पे हमें फोकस करना है जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लैरिफाई हो सकें, और क्विक कंट्रोल करना है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को, बट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बच्चों के बीच में नहीं होना चाहिए। Micro teaching is useful to students of, this is the last question, primary classes only, junior classes only, 10+2 classes only, या higher classes and primary classes both. What is this micro teaching? आपने पढ़ी हुई है। माइक्रो टीचिंग अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, माइक्रो टीचिंग एक टीचर ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक होती है जिसमें टीचर्स रिव्यू करता है ना, जो भी उसने टीचिंग सेशन लिया होता है, और वो फीडबैक गेन करता है, जैसे कि वो पढ़ाता है, और फिर जो उसके पीयर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे वो फीडबैक लेता है कि उसने किस तरीके से पढ़ाया, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है एंड ऑल। तो ये कहाँ यूज़ होता है माइक्रो टीचिंग? ये हर जगह यूज़ होता है, हायर क्लासेस एंड प्राइमरी क्लासेस बोथ में यूज़ होता है माइक्रो टीचिंग, राइट। तो ये जो है हायर क्लासेस में भी यूज़ होता है, प्राइमरी क्लासेस में भी यूज़ होता है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू ओनली प्राइमरी क्लासेस और जूनियर क्लासेस और 10+2 क्लासेस। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑन एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और मुझे बताइए आप कि क्या मैं ऐसे सेशंस आप लोग के लिए और लेके आऊँ जिससे आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो, और आप आपका मॉडिफिकेशन हो इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। इज इट क्लियर? और अगर पसंद आया हो आपको वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे ऐसे वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहें। एंड इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एडवांटेज मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस पे लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।